नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भक्ति नॉलेज प्लस। साथियों, बोर्ड पर देखकर आपको ज्ञात ही हो गया होगा कि आज संख्या पद्धति का हमारा अगला चैप्टर है पूर्णांक। आज हम पूर्णांकों पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने पढ़ा है पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक में अंतर क्या होता है? पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? शून्य से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं शून्य से। जो चीज़ नेचुरल होगी, किसी से आप पूछ लीजिए कि छोटे से बच्चे से ही आप कहने लगोगे कि गिनती सुनाओ, तो वो शून्य से स्टार्ट ना करेगा, वो एक से ही स्टार्ट करेगा। वो नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक। अब पूर्ण संख्याएं जो है वो शून्य से स्टार्ट होती हैं। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर, पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, जबकि पूर्णांकों में धनात्मक एवं ऋणात्मक दो प्रकार की संख्याएँ होती हैं। कैसी होती हैं? एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़ी संख्याएं एवं ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटी संख्याएं होती हैं। शून्य धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का मध्य बिंदु है। शून्य क्या है? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याओं के बीच का मध्य बिंदु है। अब इसे हम संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं। हमने ले लिया मध्य बिंदु शून्य। यहाँ पे मध्य बिंदु हमारा शून्य हो गया। धनात्मक पूर्णांक इधर को आ जाएंगे और ऋणात्मक इधर को आ जाएंगे। धनात्मक 1 2 3 4 5 अनंत तक, यानी इनकी कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी। और इसके बीच में भी बहुत सारे पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाएंगे बटे के रूप में। इधर ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 -5, ये भी अनंत तक, इनकी भी कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब आता है पूर्णांकों का योगात्मक या योज्य प्रतिलोम। प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक अथवा ऋण पूर्णांक के संगत एक धन पूर्णांक होता है। इन दोनों पूर्णांकों का योगफल शून्य होता है। यानी हमारा कोई अंक है, मान लीजिए जैसे हमने 8 ले लिया। अब 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए हम 8 को -1 से भाग कर देंगे। जब -1 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -8। क्या आया? 8 का योगात्मक प्रतिलोम -8 आया। अब कोई संख्या मान लीजिए माइनस की है, जैसे -13 है। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसको भी -1 से गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 13। मतलब ये है 8 का योगात्मक प्रतिलोम -8, -13 का योगात्मक प्रतिलोम 13। केवल करना कुछ नहीं है, केवल चिन्हों का परिवर्तन करना है। जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ माइनस कर देना है, या माइनस का चिन्ह है वहाँ प्लस कर देना है, अंक वही रहना है। तो ये उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, या योज्य प्रतिलोम भी बोलते हैं, वो हो जाएगा शून्य। अब यहाँ पर शून्य का क्या वो है? प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है। ये धन पूर्णांक है, इनसे क्या है? छोटा है। प्रत्येक ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। और ये ऋण पूर्णांक है इधर के, तो इनसे बड़ा है। अब देखेंगे हम अंकों के मान। अंकों के मान दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वास्तविक
मान, दूसरा होता है स्थानीय मान। अब हम एक संख्या लेते हैं, इधर दिखाएंगे वास्तविक मान और इधर दिखाएंगे स्थानीय मान। वास्तविक मान स्थान परिवर्तन के बाद भी नहीं बदलता है। जो संख्या का मूल मान है अंक का वही रहता है, लेकिन स्थानीय मान अंक का स्थान परिवर्तन के साथ ही बदल जाता है। देखिए, अब इसमें देखते हैं 6 इकाई के स्थान पर है। एक बार 6 को और रिपीट कर देते हैं। आठ दहाई के स्थान पर है, 5 सैकड़े के स्थान पर है, 6,000 की, 7 10,000 की, 4 लाख की, 8 10 लाख की। लेकिन इनका स्थानीय वास्तविक मान इनका क्या रहेगा? वास्तविक मान अंकीय मान ही रहेगा। 6 का 6, 8 का 8, 5 का 5, फिर 6 का 6, 7 का 7, 4 का 4 और 8 का 8। जबकि स्थानीय मान स्थान परिवर्तन होने के साथ ही बदल जाएगा। जैसे 6 इकाई के स्थान पर है तो ये 6 रहेगा। 8 दहाई के स्थान पर है तो ये 80 हो जाएगा। 5 सैकड़े के स्थान पर है तो ये 500 हो जाएगा। 6,000 के स्थान पर है तो ये 6,000 हो जाएगा। 7 10,000 के स्थान पर है तो ये 70,000 हो जाएगा। 4 1 लाख के स्थान पर है तो ये 4 लाख हो जाएगा। 8 10 लाख के स्थान पर है तो ये 80 लाख हो जाएगा। ये अब इसमें देखिए आप, यहाँ भी 6 का अंक है और यहाँ भी 6 का अंक है। वास्तविक मान बराबर है, लेकिन स्थानीय मान स्थान परिवर्तन के साथ ही स्थानीय मान दोनों का बदल गया। इस वाले 6 का मान 6 है और इस वाले 6 का मान 1000 के स्थान पर आ जाने के कारण 6,000 है। अब इस वाले 8 का मान 80 है और इसका स्थान चढ़ जाने के कारण इसका मान 80 लाख हो गया। तो एक स्थान बाईं ओर खिसकने पर, अंक के एक स्थान बाईं ओर खिसकने पर अंक का मान 10 गुना बढ़ जाता है कुछ नहीं। जितना इधर को जाएंगे उतने शून्य बढ़ाते हम चले जाएंगे। कोई शून्य नहीं, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य 6 शून्य। जितना अंक से जितने अंक पहले होंगे उतने ही शून्य उसके आगे लग जाएंगे, उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। इतनी सी बात है बस। अब हम देखेंगे संख्याओं की विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्य संख्याएं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं में कोई बड़ा पहलू नहीं है। सम संख्याएं होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए, 2 से विभाजित हो जाएंगी। और सम संख्याओं का नियम
ये या तो शून्य हो बाद में या फिर सम अंक हो, 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित संख्या है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या वो होगी जिसके अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं हम जांच करने के लिए। ये संख्या है 3475। अब इसके अंकों को जोड़ कर देखते हैं। 3 4 7 7 14, 14 5 19। 19 तो 3 से पूरी विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक अंक बदल कर देखते हैं। 3 6 9 7 16 और 5 21। कितना आया? 21। 21 ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी अब 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। करके देख लेते हैं उत्तर की जांच करने के लिए। वैसे तो हो ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, उतालिए 6, 3 दूनी 6, कुछ नहीं बचा, उतालिए 7, 3 दूनी 6, बचा 1, उतालिए 5, 15 हो गए, 3 पंजे 15। इसका मतलब संख्या हमारी 3 से पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो वही संख्याएं 3 से विभाजित होंगी पूर्णतः रूप से जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं 4 से। 4 से विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी? इकाई या दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। जो संख्या हम बनाएंगे या जो संख्या दी गई होगी उसके इकाई और दहाई के अंकों पर बनी संख्या, इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी संख्या होगी वो 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। या फिर दूसरा नियम ये है, डबल शून्य हो संख्या के बाद में, इकाई और दहाई के दोनों स्थान पर शून्य शून्य हो तो ही वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं, एक संख्या ये ले लिया हमने, एक ये ले ली। अब इसमें देखते हैं इकाई और दहाई के अंक कितने हैं? शून्य नहीं है और 5 54 है, तो 54 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। अब इधर देखिए इसमें 56 है तो 56 4 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा। इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या कितनी है? 56। तो 56 14 चौका 56 यानी 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या, दी गई संख्या भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। आप कापी कलम लेकर करना चाहें तो करके देख सकते हैं, ये भी करके देख लें और ये भी करके देख लें। ये नहीं होगी, इसमें शेष बचेंगे, जबकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा। अब एक संख्या ऐसी है, ये भी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके बाद में डबल शून्य लगा हुआ है। अब है 5 से विभाजित संख्याएं। बड़ा ही सरल नियम है इसका, या तो संख्या के बाद में 5 हो या फिर शून्य हो। 5 होगा तो भी डिवाइड हो जाएगी और शून्य होगा तो भी डिवाइड 5 से पूरी तरह से हो जाएगी। कोई भी संख्या हम ले लें, इसमें अगर 4 है बाद में तो ये डिवाइड नहीं होगी और 5 आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगी। शून्य होगा तो भी डिवाइड हो जाएगी, इसके बाद शून्य होगा तो भी डिवाइड हो जाएगी, इसके बाद शून्य होगा तो भी डिवाइड हो जाएगी। 5 से पूरी विभाजित हो जाएंगी ये संख्याएं। 5 के अलावा इकाई के स्थान पर 5 के या शून्य के अलावा अन्य कोई अंक होगा तो वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी।
अब 6 का देखते हैं। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएं वो 6 से विभाजित हो जाएंगी। बड़ा ही सरल नियम है, बहुत आसान। क्योंकि 2 से एक चीज़ देखनी है हमें सबसे पहले। अगर 6 से विभाजित आके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले ये देखना है कि दी गई संख्या हमारी सम होनी चाहिए। 2 से तभी विभाजित हो जाएगी जब संख्या सम होगी, या फिर उसके लास्ट में शून्य होना चाहिए। 2 शर्तें तो देख लीजिए पहले सम देखिए, शून्य देखिए। अगर सम नहीं है, शून्य भी नहीं है, तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर सम है और शून्य है पीछे, तब क्या करेंगे? तब उसके अंकों को जोड़कर देख लेंगे। उसके अंकों को जोड़कर जब उसके अंक जोड़ने के बाद में 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे, तो इसका मतलब वो सम है, उसके बाद में शून्य है, 3 से पूरी तरह से उनके अंकों का योग विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से विभाज्य संख्याओं में एक अलग नियम है, इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक संख्या ली हमने 29 61। अब इसमें क्या करना होता है? हमें बाद के अंक को घटाते चले जाते हैं। 4 अंकों की संख्या है, इकाई के अंक को इन 3 अंकों में से घटा देंगे, गुणा 2 कर देंगे, ऐसे ही लास्ट तक करते चले जाते हैं। अब देखिए क्या करना है हमें। 296 यानी ये अंक लिख लिए हमने 3, लास्ट का एक इसमें से घटाना है, गुणा 2। अब गुणा 2 है तो पहले गुणा करते हैं, घटा नहीं सकते पहले गुणा करेंगे। 1 दूनी 2, तो इसमें से 2 कम हो जाएंगे। कितने आए? 294। अब इसमें से इकाई का अंक फिर घटाना है हमें, गुणा 2 करना है। आगे चलेंगे, ऐसे करेंगे। 29 - 4 गुणा 2, तो 29 में से 8 घट जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 घट जाएंगे तो कितने आएंगे? 21 आएंगे। अब 21 ऐसी संख्या प्राप्त हो गई जो 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होती लास्ट तक, तो दी गई संख्या ये भी 7 से विभाजित नहीं होती। और कोई संख्या लेकर देख सकते हैं। 21 के बाद जैसे 14 बच जाता है इधर, तो भी विभाजित हो जाती। 7 बच जाता तो भी विभाजित हो जाती। और इसके अलावा 7 से विभाजित ना होने वाली अगर कोई संख्या बचती, तो उसमें वो संख्या 7 से विभाजित नहीं होती। इसमें एक चीज़ और समझने की है। यदि किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए, जैसे ये है, एक अंक 6 ले लीजिए, 1 2 3 5 6। अब ये 6 ही है, तो इसका मतलब 6 बार थोड़ा सही नहीं लग रहा। 6 के अलावा कोई दूसरा अंक लेते हैं। 4 4 4 4 4 4। किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति होने पर वह संख्या 7 11 और 13 3 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये संख्या आपके सामने है, अगर करना चाहें तो 7 11 और 13 से इनको भाग करके देख लें, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी तीनों संख्याओं से, 7 11 और 13 से। अच्छा, एक नियम और है इसका। किन्हीं दो अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति होने पर वो 7 और 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे 43 क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसकी 3 बार पुनरावृत्ति हो जाएगी तो ये 7 से और 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। 43 और 43। मैंने अभी करके देखा नहीं है, देख लेते हैं उत्तर की जांच करने के लिए। 43 और 43, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 6 42
बचा 1, उतारिए 4, 7 दूनी 14, उतारिए 3, 0 देकर 4, उतारिए 7, 21, 28, 7 चौक 28, 28 में से कितना बचा? 6 बचा, और 7 नेम 63, कुछ नहीं बचा। ठीक, 13 से जांच करके और देख लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। 1 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा देर की बात नहीं है कोई, और इतना तो समय देना पड़ेगा। आप खुद करके देखोगे तब भी उतना ही समय लगेगा, और यहाँ करके देख लेंगे तब भी उतना ही समय लगेगा। आपके समय की बचत के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये इस पर बोर्ड पर पहले ही लिख के रख लेता हूँ, इस वजह से ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। 13 तिया 39, कितना बचेगा? 4 बचेगा, उतारिए 4, फिर 13 तिया 39, फिर कितना बचेगा? 5 बचेगा, उतारिए 3, 13 चौका 52, 1 बचा। अब ये कौन से 3 आ गए? ये आ गए, ये आ गए, अच्छा ये 4 आएंगे, और 13 एकम 13 है, कितना बचा? 1 बचा, उतारिए 3, 13 एकम 13, पूरी तरह से डिवाइड हो गई 13 से। तो शर्त क्या थी इसमें? शर्त ये थी कि इकाई और दहाई के 2 अंकों से बनी संख्या, इकाई दहाई 2 अंकों से बनी संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति हो जाए। तो वो संख्या 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, ये लिखना चाहें तो पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे 8 से विभाज्य संख्याएं। 8 से ऐसी संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। ये संख्या बनी है, इसकी इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 120 है। जैसे अब 120 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अच्छा, इसमें 128 है, तो 128 भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 16 अट्ठे 128 और 15 अट्ठे 120। तो जब ये संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी 8 से, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब पूरी संख्या यहाँ तक कि हमारी 8 से डिवाइड हो जाएंगी। इसका नियम यही है, इकाई, दहाई और सैकड़े से के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, 9 से विभाज्य संख्या है। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। बड़ा ही आसान है, जैसा बाप वैसा बेटा, होता नहीं है जैसे ऐसा अधिकतर, लेकिन एक संबंध बना सकते हैं हम इसका 3 से। 3 में भी वही नियम है और 9 में भी वही नियम है, दोनों में एक ही नियम है। जैसे हमने 3 का समझा था वैसे ही इसे समझ सकते हैं। जैसे कोई संख्या है, उसके अंकों का योग करके और 9 से विभाजित कर दें, करके देख लें, अगर वो पूरी तरह से विभाजित हो रही है तो दी गई संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल 3 की तरह का नियम है। 10 से विभाजित, ये तो बहुत आसान है। इकाई के स्थान पर 0 हो, बस संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, 10 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। 11 से विभाजित संख्याएं। अच्छा, दी गई संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों के अलग अलग योगफलों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। समझते हैं, देखिए सम स्थानों और विषम स्थान कौन से होंगे। दी गई संख्या के सम विषम स्थानों के अंकों के अलग अलग योगफल करने हैं, तो ये तो हो गए विषम स्थान। 1, 3, 5, 7 अंकों की संख्या है, तो विषम हो गई ये। पहले विषम वाले जोड़ लेते हैं, चलिए।
1 और 6 7 और 2 9। अब संभाली जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और 3 9। अब इनका अंतर करना है ना। योगफलों का अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभाजित हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 - 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 होने पर भी ये संख्या पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, एक नियम और देखा था हमने 7 से विभाजित होने में। जैसे किसी संख्या की अगर 6 बार पुनरावृत्ति, किसी अंक की अगर 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 12 से विभाजित संख्याएं, दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाए, यही बड़ा सिंपल है। 3 से विभाजित होने का नियम वही है, सभी अंकों का योग करके 3 से विभाजित करके देख लेंगे। अगर 3 से विभाजित हो रही है हमारी संख्या तो वो कितने से विभाजित हो जाएगी। हाँ, 3 से देखेंगे, अब फिर देखेंगे 4 से। 4 से विभाजिता का नियम क्या बताया, या तो इकाई और दहाई के अंकों की, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही हो, या फिर इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर 0 हो, तो वो 3 से देखेंगे, उसके बाद 4 से देखेंगे। अगर 3 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है तो 3 चौक 12 से भी विभाजित हो जाएगी। इनका ये संबंध है इससे। अच्छा, 13 से विभाज्य संख्याएँ, तो 13 से विभाज्य संख्याएँ दो हम पहले ही बता चुके हैं आपके लिए। उसमें ये कि ये है कि अगर 6 बार किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो, और इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या की 3 बार अगर पुनरावृत्ति हो रही है लगातार, तो वो 13 से दोनों प्रकार की संख्याएं कट जाएंगी। 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जो बताया था उसी में ये चीज़ बताई। अच्छा, दूसरा अलग थोड़ा सा बचता है, इसमें और करके देख लेते हैं, ये अलग चीज़ है। जैसे ये है, अब इसमें हम 3 अंकों को इसमें से घटाएंगे, इधर वाले अंकों में से इधर के अंक घटाते चले जाएंगे। तो देखिए कैसे है, 58 26 52। वो जो दो नियम थे, लगातार 6 अंकों की पुनरावृत्ति और 2 अंकों से बने संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति, उसके अलावा इसका कोई ठोस नियम है नहीं। ये भी है, लेकिन ये सभी संख्याओं पर फिट नहीं बैठता। अगर आप में से किसी साथी को इससे सही नियम की जानकारी हो तो कृपया शेयर करने का जरूर कष्ट करें। मुझे भी जानकारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको कुछ सिखा रहा हूँ, वीडियो देखने वालों में मुझसे भी सीनियर बहुत तो हो सकते हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो भी हो सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है ये कि इसका कोई अलग दूसरा नियम हो 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं को, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में, और सभी साथियों के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे साथियों का भी ज्ञानवर्धन हो और हमें भी उस चीज़ की पता हो। मैं तो आपको उतना सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। अब उससे ज़्यादा है आप भी जानते होंगे, और बहुत से हमारे साथी जानते होंगे, और हमारे गुरुजन जो हैं वो तो जानते ही जानते हैं। ये घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 और ये है 5, 4 में से 1 या 3 बचा, यहाँ पर रह गए, यहाँ पे 6 ही हैं तो 6 4 बचे, और ये तो ऐसे होंगे 582 के 582। अब इसमें से फिर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। 58 26 52, ओहो सॉरी, ये है, ये 2 डबल रिपीट हो गया। तो 5 से कितने घटेंगे, 2 बचे, 5 बचे, या 0 बचा,
और इधर ई हो जाए। अब इसमें से क्या करेंगे, अब मैं ये सोच रहा हूँ इसमें यहाँ पर शून्य है तो हम ये 58 में से 52 घटा देंगे। अगर शून्य यहाँ पर नहीं होता तो ये संख्या यहाँ पर 58 से बड़ी हो जाती। अगर संख्या 58 से बड़ी हो जाती तब उस स्थिति में हम क्या करते, ये मेरी समझ से बाहर की चीज़ है। अब यहाँ पर 6 बच रहा है, 6 13 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा, ये आप वीडियो पॉज करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद में जाइए मत, आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आज देख रहे हैं कितना आप सीख रहे हैं, ये देखना है। पहला क्वेश्चन है योग का तत्समक अवयव क्या है। आंसर में है इसके ए 1, बी 10, सी 0 और डी है -1। सही क्या है वो आपको बताना है। दो है, चलिए तत्समक अवयव ही पूछ लेते हैं। इसमें भी गुणा का तत्समक देखिए, यहाँ केवल इतना हार्ड तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो क्वेश्चन भी सिंपल ही है। और क्या है, पाँच 0 1 और -1। ये आप देख लीजिए और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और साथ ही एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में अपने साथियों में शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, अनलाइक करें। धन्यवाद साथी।